वेलकम अगेन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं WMS का मॉड्यूल नंबर 4, जो कि होगा एनर्जी आइसोलेशन ट्रेनिंग पे। एनर्जी आइसोलेशन क्या होती है, हमें क्यों रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी टाइप्स की एनर्जी आइसोलेशन करनी है, एनर्जी आइसोलेशन को कैसे हम वेरीफाई करेंगे, कौन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, लॉग आउट टैग आउट क्या होगा, लॉग आउट टैग आउट को कैसे इंश्योर करेंगे, कौन वेरीफाई करेगा, ऑथराइज करेगा, रिव्यू करेगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हम WMS के मॉड्यूल 4 एनर्जी आइसोलेशन में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं, एनर्जी आइसोलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सिक्योर ब्रेक इन द एनर्जी सप्लाई टू इंश्योर दैट इनएडिक्वेट रिकनेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। हमने कोई भी एनर्जी सोर्स है उसके अंदर एक ब्रेक, एक स्टॉप, एक उसके अंदर बैरियर, हर्डल लगा देनी है, जो कि ये चीज़ इंश्योर करे, ये चीज़ के लिए इनफ हो कि दोबारा से वो सोर्स ऑफ एनर्जी रीस्टोर नहीं होगा, रिकनेक्ट नहीं होगा या री एनर्जाइज नहीं हो सकेगा। Effective energy isolation ensures that equipment remains safely isolated for the duration of any work activity and prevent accidental repressurizing or re-energizing of equipment before personnel have ceased work and equipment integrity have been resorted. मीन टू से जो इफेक्टिव आइसोलेशन, पॉजिटिव आइसोलेशन, जो जो अच्छी आइसोलेशन है, वो चीज़ ये इंश्योर करती है कि जब तक लोग काम कर रहे हैं, जब तक इक्विपमेंट आपका अपनी जो इंटीग्रिटी है उसमें वापस नहीं आ जा सकता, तब तक के लिए तमाम सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी होगी, वो उस तमाम ड्यूरेशन के लिए आइसोलेट रहे, किसी सूरत अनएक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली रीस्टोर, रीप्रेशराइज या री एनर्जाइज ना हो सके, ताकि काम करते हुए हमारे लोगों को किसी भी तरह के ख़तरे का सामना ना करना पड़ सके। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ऑयल एंड गैस जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसके लिए आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ एंड इंस्टॉलेशंस इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस। तो ऑयल एंड गैस जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसमें हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उनका प्रोसेस हो रहा होता है। टॉक्सिक भी हो सकते हैं, फ्लेमेबल भी हो सकते हैं, और हाई टेम्परेचर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर भी हो सकता है। द रिलीज ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोसेस आइसोलेशन। अगर हम प्रॉपरली आइसोलेशन नहीं करेंगे तो लीकेज ऑफ डैट हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस, ख़तरनाक सब्सटेंसेस की जो लीकेज है, उससे भी क्या इफेक्ट हो सकता है। लोकल इमीडिएट अफेक्ट टू पीपल एंड इन्वायरमेंट। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो विसिनिटी में काम कर रहे हैं, उनको इमीडिएट कुछ इफेक्ट हो सकता है, लोगों को इफेक्ट हो सकता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो सकता है। और escalation of an initial release cause wider damage to plant and other system। तो ये जो लीकेज है, अगर ये बड़े पैमाने पे हो रही है, ठीक है, तो ये प्लांट को या इक्विपमेंट को या सिस्टम को बुरी तरह तबाह भी कर सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जा सके। स्मॉल लीकेज कैन मेक अ बिग डिजास्टर। तो हमारे लिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आइसोलेशन, एनर्जी आइसोलेशन, जो प्रोसेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकती है, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एनर्जी आइसोलेशन को लेकर एडनोक के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड हैं। तो एनर्जी आइसोलेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस में या प्रोसीजर में हमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि आइसोलेशन और डी आइसोलेशन के लिए कौन सी गाइडलाइंस यूज़ की जाएंगी। लॉग आउट एंड टैग आउट, इसको हम लोटो बोलते हैं, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। टू यूज़ ऑन ऑल एडनोक ऑपरेशनल फैसिलिटीज़, जितनी भी एडनोक की ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो स्टैंडर्ड हम क्या बताते हैं, कंप्लाइंस विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड एडनोक स्टैंडर्ड्स, कि हमें एडनोक के स्टैंडर्ड्स में रहते हुए किस टाइप ऑफ आइसोलेशन को कैसे इंश्योर करना है, कैसे हमने उसको आइसोलेट करना है, कैसे डी आइसोलेट करना है, और कैसे उस सोर्स ऑफ एनर्जी को रिस्टोर होने से एंड री एनर्जाइज होने से बचाने के लिए लॉक आउट और टैग आउट कैसे इंश्योर करना है। दूसरा है कि इंश्योरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू हजार्डियस एनर्जी सोर्स आर एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसबल। तो अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी है, उसको हमने आइसोलेट या डी आइसोलेट करना है, तो उस दौरान भी, नॉट इवन आफ्टर आवर कंटिन्यू आइसोलेशन प्रोसेस, उस टाइम पे भी हमारे लोगों को जो एक्सपोज करना पड़ सकता है, जो ख़तरा, जो नुकसान हो सकता है, उसको भी हम एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसबल अलार्म कैसे करेंगे। एनर्जी आइसोलेशन जो स्टैंडर्ड है, उसके अंदर कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कंपनीज या कौन कौन सी एंटिटीज़ आइसोलेशन एनर्जी को एज़ पर एडनोक प्रोसीजर परफॉर्म करने पे, कंट्रोल मेजर पूरे करने पे एप्लीकेबल होगी या उसके लिए पाबंद होगी। तो सबसे पहले ऑल एडनोक ग्रुप कंपनीज, उसके अंदर एडको, गैसको, एड गैस, आपके अंदर जितने भी आपके एडनोक की ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तमाम के लिए एनर्जी आइसोलेशन या डी आइसोलेशन का जो प्रोटोकॉल है फॉलो करना लाजमी है। ऑल एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ एडनोक में काम करेंगे, अगर उन्होंने किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी आइसोलेट या डी आइसोलेट करना है या किसी भी इक्विपमेंट पे काम करना है,
उसके लिए हमें एनर्जी आइसोलेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर तमाम जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, लाजमी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आ रहा है, वो भी तमाम कंट्रोल मेजर्स फॉलो करेगा। फैसिलिटीज़, इंटरफेस एरिया जिसमें एडनॉक प्रीमिसेस का कुछ पार्ट हो सकता है, आप उसमें भी तमाम प्रोटोकॉल्स एज़ पर एडनॉक WMS एनर्जी आइसोलेशन के फॉलो किए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, एडनॉक की कहीं पे भी सर्विसेज हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर वहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कोई मॉडिफिकेशन, कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए भी एनर्जी आइसोलेशन के सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म विद इन द एडनॉक ऑपरेशन फैसिलिटीज़। एडनॉक का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी पार्टनर जो होगा, उसके लिए लाजमी होगा कि एडनॉक प्रीमिसेस में जो काम कर रहा है, उसके लिए उसने एडनॉक के जो एनर्जी आइसोलेशन स्टैंडर्ड्स हैं लाजमी फॉलो करने हैं। अगर अदर देन एडनॉक कहीं पे कर रहा है, तो वो उस कंपनी के, उस एंटिटी के, या वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी आइसोलेशन की, वो इंप्लीमेंट करनी है। बट जब तक वो एडनॉक में काम कर रहा है, उसके अपने पर्सनल स्टैंडर्ड, पर्सनल प्रोटोकॉल, पर्सनल SOP FOP इंप्लीमेंट नहीं होंगे। उसके लिए लाजिम होगा कि वो एडनॉक के स्टैंडर्ड फॉलो करे, जिसमें से एनर्जी आइसोलेशन स्टैंडर्ड को किसी भी इक्विपमेंट की एनर्जी को आइसोलेट, डी आइसोलेट के लिए बनाया गया। तो अच्छा, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने डी आइसोलेट करना है, लेकिन हमारा जो एडनॉक का स्टैंडर्ड है, वो कुछ चीज़ों पे हमें थोड़ी एक्सेप्शन देता है, वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल, द कॉर्ड एंड प्लग कनेक्टिंग इक्विपमेंट्स, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो आपको पावर सप्लाई के लिए आप उसमें प्लग लगा रहे हैं, इफ़ द इक्विपमेंट कैन बी कम्प्लीटली आइसोलेटेड बाय अनप्लगिंग, अगर हमने उसको अनप्लग कर दिया, हमने उसका सोर्स ऑफ एनर्जी पूरी तरह से बंद कर दिया, हमने उसका प्लग निकाल दिया, एंड द पर्सन हैज़ एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द प्लग, वो प्लग हमारे बिल्कुल पास है, हमारे आंखों के सामने है, कोई भी आदमी इसको अनऑथराइज अनइंटेंशनली रिस्टोर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक AC की मेंटेनेंस करनी है, AC का प्लग रूम के अंदर था, हमने निकाल दिया, हमने स्विच ऑफ कर दिया, मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमारे सामने उसका प्लग है, कोई आदमी हमारे कंट्रोल के अलावा अनऑथराइज उसको नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे हमें एनर्जी आइसोलेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर यही AC का प्लग आपके किसी दूसरे रूम पे लगा हुआ है, कोई आदमी आके उसको अनइंटेंशनली या अनवांटेडली आके उसको रिस्टोर कर सकता है, दोबारा लगा सकता है, तो इसके लिए आपको एनर्जी आइसोलेशन चाहिए होगी। आपने वहाँ पे प्लग को आउट करके, पुट आउट करके लॉक लगाना होगा, साथ में टैग लगाना होगा, ताकि उस आदमी को नोटिफाई हो सके, उस आदमी को मालूम हो सके कि किसने ये प्लग निकाला, किस पर्पज़ के लिए और कब तक निकला रहेगा। इसके अलावा मोबाइल प्लांट या लाइट व्हीकल्स, अब मोबाइल प्लांट कोई भी ऐसा प्लांट जो कोई प्रोसेस के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उस प्लांट के लिए भी हमें एनर्जी आइसोलेशन नहीं चाहिए होगी। और लाइट व्हीकल्स, जो हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करके उसका काम परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क टू अवर एम्प्लॉय एंड एनवायरनमेंट एंड आवर हेल्थ। Role and responsibilities of energy isolation. The ultimate success of energy isolation process depends on the competence and awareness of the pupil carrying out the activity. जो हमारे पास एनर्जी आइसोलेशन सिस्टम या प्रोसेस है, उसकी 100% उसकी कम्पिटेंसी के लिए, अच्छा होने के लिए डिपेंड करेगा कि जो लोग ये तमाम प्रोसीजर कैरिड आउट कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी अवेयरनेस, उनका कम्पिटेंस लेवल क्या है। If they do not have any sound understanding of the permit or isolation requirements and their own responsibilities, अगर उन्हें परमिट के बारे में नहीं पता, अगर उन्हें आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता, अगर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता, the system will have a limited effect on maintaining a safe operation and preventing accident. then हमारे पास जो एनर्जी आइसोलेशन है, उसका काफ़ी कम हमें फ़ायदा होगा मेंटेनिंग अ सेफ ऑपरेशन, एक सेफ ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, एंड प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट को बचाने के लिए। तो मीन टू से, अगर तमाम लोग जो एनर्जी आइसोलेशन के प्रोसेस का पार्ट है, अगर उन्हें अपना काम नहीं आता, अगर उन्हें परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में नहीं पता, तो एनर्जी आइसोलेशन हमारे काम को सेव करने के लिए मुश्किल हो सकता है, हमारे काम को इससे फ़ायदा कम हो सकता है। इस प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास जितने भी ISA एंड ISO होंगे, उन्हें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अच्छे अंदाज में पता होना चाहिए, ताकि एनर्जी आइसोलेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सके। उसके दौरान, काम करने के दौरान, हमारे लोग किसी भी तरह के अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनएक्सीडेंटल एनर्जी रिलीज के एक्सपोज ना हों और अपना काम सेफली से एग्जीक्यूट कर सकें। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एरिया अथॉरिटी, डबल ए की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। अप्रूव ऑल द IC आइसोलेशन पॉइंट्स to be implemented regardless of discipline after being consulted by the relevant discipline isolation authority। तो अगर आपने किसी भी एरिया में कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट की आइसोलेशन करनी होगी, एरिया अथॉरिटी, शिफ्ट कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ ISA उसको इंश्योर करवाए।
अगर तो वो मैकेनिकल रहेगी तो आपका जो पीए है वो उसका आईएसए होगा। अगर वो इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगी तो इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइजर उसका आईएसए होगा। इलेक्ट्रिकल की आइसोलेशन है तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। लेकिन अगर प्रोसेस की है तो आपके एरिया अथॉरिटी, आपके शिफ्ट कंट्रोलर, अगर वो अप्रूव्ड है तो वो उसके लिए आपका आईएसए होगा। वो डिटरमाइन करेगा कि हमें कौन सी आइसोलेशन कहाँ पे चाहिए। Double A, area authority has overall responsibility for ensuring that all the isolation points have been properly implemented. बेसिक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ए शिफ्ट कंट्रोलर की रहेगी, जिसने इंश्योर करवाना है तमाम टाइप ऑफ एनर्जी प्रॉपरली आइसोलेट होनी चाहिए। ठीक है, देयर इंटीग्रिटी चेक्ड, जीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन टेस्टेड एंड कन्फर्म्ड, एंड दिस इज करेक्टली कन्फर्म्ड बाय द आईएसओ इन दी आईसी आइसोलेशन कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रियर टू वर्क एग्जीक्यूशन। तो क्या करना है कि आईएसओ जो आपका एरिया ऑपरेटर होगा उसने इंश्योर करना है कि तमाम टाइप ऑफ आइसोलेशन अपनी प्रॉपरली आइसोलेट कन्फर्मेशन हो चुकी हैं। आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट उसके बाद इशू किया जाएगा ताकि हमारा परमानेंट लाइव किया जा सके, वैलिड किया जा सके। तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। रिपीटिशन के लिए एरिया अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ पे आइसोलेशन करनी है रेलिवेंट अथॉरिटी से उसकी कंफर्मेशन लें, आइडेंटिफाई करें, ताकि एरिया ऑपरेटर जो आईएसओ है वो जाके अपनी जो जितनी भी आइसोलेशन है इंश्योर कर सके, वेरीफाई करवा सके। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आईएसए या आइसोलेशन अथॉरिटी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? अ पर्सन विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी जिसके पास मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी इख्तियारात होंगे फॉर इंश्योरिंग करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जिसके पास इख्तियारात होंगे कि इम्प्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन फॉर, उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। आइसोलेशन बीइंग अप्लाइड बिफोर और प्रियर टू इंटेंसिव वर्क, किसी भी काम में दखल अंदाजी काम स्टार्ट करने से पहले उसके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि आइसोलेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुकी हो, उसका सर्टिफिकेट प्रॉपरली वैलिड हो चुका हो। एन आइसोलेशन अथॉरिटी ISA इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन विद डिटेल नॉलेज ऑफ फैसिलिटीज़ इन एन एसेट। ISA के पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि हमारे एसेट के साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अटैच हैं। द रोल डिवेल्प्स द आइसोलेशन रिक्वायरमेंट करस्पॉन्डिंग टू देयर डिसिप्लिन, कहाँ कहाँ पे कौन सी आइसोलेशन मेरे इस एसेट के साथ, इस इक्विपमेंट के साथ रिक्वायर्ड है, उस तमाम चीज़ को इंश्योर करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है फ्राम ISO, जो कि एरिया ऑपरेटर होगा, PI हो सकता है। ISA आइसोलेशन अथॉरिटी कैन एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ ISO, ISA खुद ही ISO भी हो सकता है, टू इंस्टॉल आइसोलेशन इफ़ रिक्वायर्ड। कुछ आइसोलेशन ऐसी होंगी जो कि ISO पे रिलाई नहीं किया जाएगा, ISA खुद ही उसकी ओनरशिप लेगा, वो आइसोलेशन वेरीफाई इंश्योर करवाएगा। तो ISA इज़ द आइसोलेशन अथॉरिटी जो डिटरमाइन करेगा कि हमें किसी भी इक्विपमेंट के लिए कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट की कौन सी आइसोलेशन चाहिए, और वो अपनी एक कमांड या अपनी आइडेंटिफिकेशन ISO को, आइसोलेशन ऑपरेटर को बताएगा, ताकि वो आइसोलेशन वहाँ पे वेरीफाई कर सके, आइसोलेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सके। ISO या आइसोलेशन ऑपरेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फील्ड ऑपरेशन of the asset, or in case of electric isolation the field electrical technician competent to work on electrical facilities with high voltage electrical isolation required additional high voltage certificate. ओके, तो आइसोलेशन ऑपरेटर आपका फील्ड ऑपरेटर होगा, आपका एरिया ऑपरेटर, आपका परमिट इशूअर होगा, आपका PI हो सकता है। ISA आइसोलेशन अथॉरिटी की तरफ से जो जो आइसोलेशन एसिड के साथ, इक्विपमेंट के साथ डिटरमाइन की गई हैं, ISO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तमाम आइसोलेशन वहाँ पे इंश्योर करवाएगा, वेरीफाई रेक्टिफाई करवाएगा, वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आइसोलेशन करनी है तो आपका फील्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन आपका इलेक्ट्रिकल ISO होगा। ISO कैन नॉट बी अ जॉब परफॉर्मर, ISO एज अ JP काम नहीं कर सकता फॉर द मेन परमिट, सेम उसी परमिट पे जिसके लिए वो आइसोलेशन सर्टिफिकेट को आइसोलेशन वेरीफाई करवा रहा है, फॉर विच द इक्विपमेंट इज़ बीइंग आइसोलेटेड, जिस सर्टिफिकेट को उसने परमिट के साथ अटैच किया है आइसोलेशन वेरीफाई करके, सेम परमिट के लिए ISO कैन नॉट वर्क एज अ JP, वो JP नहीं होगा, उसके लिए GP जॉब परफॉर्मर सेपरेट होना चाहिए। एनर्जी आइसोलेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क क्या होगा? आइसोलेशन डी आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स विल बी डॉक्यूमेंटेड। हमने अगर कहीं पे भी आइसोलेशन करनी है या उसको बाद में डी आइसोलेट करना है, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम डॉक्यूमेंटेड होंगी। इन एन एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, ICC लगा होगा, एनर्जी आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट विद ऑल नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसका तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं?
फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ आइसोलेशन रिक्वायर्ड विद मार्कअप। हमें जिस इक्विपमेंट पे जिस एसेट पे काम करना है उसके साथ जो जो हमने एनर्जी आइसोलेट करनी है उसकी प्रॉपर टाइप और प्रॉपर मार्कअप वहाँ पे मेंशन होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम एंड नंबर, हर वॉल का, हर पाइप का, इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का एक स्पेसिफिक नंबर होगा, एक स्पेसिफिक नाम होगा। मेथड एंड सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, हमारे पास मेथड, हमने किस तरह कौन सी आइसोलेशन करनी है, ब्लाइंडिंग करनी है, प्रोसेस वाल है, प्रोसेस वाल कैसे कंट्रोल हो रहा है, इलेक्ट्रिकली हो रहा है या हमारे पास न्यूमेटिक एयर से हो रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ पे अंदर क्लियरली मेंशन होंगी। ज़ीरो एनर्जी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एनर्जी को पहले वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन, ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन, जो कि ISO का, PI का या ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेट करवाएगा अपना लॉक लगाकर, उसके बाद ICC जाकर लाइव या वैलिड करवाएगा। आइसोलेशन सर्टिफिकेट कंफर्मेशन करेगा कि हमारे पास जो भी आइसोलेशन है वो 100% हो चुकी है, ज़ीरो एनर्जी वहाँ पे रिस्टोर होने के चांस हैं या कोई भी वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी ज़ीरो हो चुका है। एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, तो पहला सर्टिफिकेट हमारे पास होगा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी सर्टिफिकेट होगा। हमारे पास तीनों किस्म के जो इक्विपमेंट जो भी एनर्जी आइसोलेशन होगी सिंगल सर्टिफिकेट पे ली जाएगी, इंश्योर की जाएगी, कंफर्म की जाएगी। प्रोसेस, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, आइसोलेशन आर कंबाइंड ऑन अ सिंगल सर्टिफिकेट, तीनों एक ही सर्टिफिकेट पे कंबाइन होती हैं। फॉर ऑल डिटेल रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके रिलेटेड अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास प्रेशराइज सोर्स होगा उसको प्रेशराइज करके उसकी अपडेट हम सिंगल सर्टिफिकेट पे लेंगे। प्रेशर, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल्स, हमारे पास अगर कोई वॉल हमने कंट्रोल से, न्यूमेटिक कंट्रोल, इलेक्ट्रिक कंट्रोल से बंद किया वो भी इसी पे होगा। अगर हमने कहीं ब्लाइंडिंग करनी है, हमने कोई वॉल मैनुअली क्लोज किया वो भी इसी पे होगा। अगर हमने प्रोसेस के साथ मैकेनिकल आइसोलेशन और इंस्ट्रूमेंट में हमने कोई चीज़ आके डिस्कनेक्ट की, बाईपास की, तो उसका भी कंट्रोल इसी सिंगल परमिट पे होगा। इन सच अ वे दैट द सेपरेशन इज सिक्योर, और इसी परमिट से इंश्योर किया जाएगा कि जो भी एनर्जी की सेपरेशन है, ब्लॉकेज है, स्टॉपेज है, इसी परमिट के अकॉर्डिंग वेरीफाई, इंश्योर या सिक्योर की जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, तो अगर हमने किसी भी प्लांट, इक्विपमेंट या प्रोसेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी आइसोलेट करनी है तो उसको हम सेपरेट सर्टिफिकेट पे वेरीफाई, इंश्योर या सिक्योर करेंगे। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आके उसको आइसोलेट करेगा, अपने इलेक्ट्रिक आइसोलेशन पॉइंट पर लॉक लगाएगा, लॉक के साथ टैग भी इंस्टॉल करेगा जिसके ऊपर तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब कोई भी आदमी अनइंटेंशनली या अनअथराइज आदमी इस सोर्स ऑफ एनर्जी को, इलेक्ट्रिक आइसोलेशन को रीस्टोर ना कर दे, जो कि हमारे लोगों के जो काम कर रहे हैं उनके लिए ख़तरनाक, डेंजरस हो सकती है। 9 स्टेप्स ऑफ एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेस, ये 9 स्टेप स्पेसिफिकली एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग, कि हमने किस इक्विपमेंट पे काम करना है, उस इक्विपमेंट पे काम के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रेशराइज सोर्स हो सकते हैं, उसको हम प्लानिंग फेज में डिस्कस करेंगे, ताकि काम के दौरान हम तमाम जो फेज हैं, तो तमाम रिसोर्सेज हैं, तमाम टाइप ऑफ एनर्जी को आइसोलेट कर सकें। आइडेंटिफाई एंड अप्रूव कंट्रोल, उसको हमने प्रॉपर्ली टैग नंबर से, इक्विपमेंट नंबर से या अपनी लाइन नंबर से उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, और हमें कहाँ कहाँ से अप्रूवल चाहिए, कहाँ से वो लाइन आ रही थी, कहाँ से प्रोसेस इनपुट है, कहाँ आउटपुट है, कौन से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, कौन से प्रोसेस वाल कंट्रोल है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोल्स क्या होंगे और कहाँ से उसकी अप्रूवल चाहिए। देन वर्क साइट कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, जब हमने अपनी प्लानिंग कर ली, हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, तो वर्क साइट, हमें जब साइट पे काम करने जाना है तो वो हमें इंश्योर करना है कि हमारी तमाम टैगिंग प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपरली एज़ पर ब्लाइंड लिस्ट, एज़ पर आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल मेजर्स हमने वो पॉइंट तमाम एक्चुअल में जाके आइसोलेट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा अथराइज PTWO, मतलब जब हमने कोई भी एनर्जी आइसोलेशन जाके आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कर दिया, उसको हमने ICC आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट पे लेके आना है। तो उसके लिए जब तक हमारा आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट परमिट के साथ वैलिड लाइव अटैच नहीं होगा, तब तक हमारा परमिट अथराइज या वैलिड नहीं होगा। उसके बाद कम्युनिकेट कंट्रोल एंड अथराइज क्लियरेंस टू कमेंस वर्क, हमारा जो PI है, हमारा जो ऑपरेटर है, ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको एरिया में आकर इंश्योर करेगा। उसके बाद ही प्रॉपरली चीज़ें कम्युनिकेट क्लियर होने के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा डायनेमिक रिस्क असेसमेंट, आपने जब काम स्टार्ट करना है, आपने उससे पहले एक मरतबा अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना है, रिव्यू करना है कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली रिस्टोर होती है तो हमने अपने लोगों को कैसे सिक्योर करना है, रेस्क्यू करना है, उनका रिस्क लेवल कम करना है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास वर्क सस्पेंशन, एक्सटेंशन एंड हैंडओवर, किसी भी कंडीशन में हमारे पास कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है वर्क सस्पेंड करना पड़ता है, इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट बाईपास इग्नोर हो सकती हैं,
हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी रिस्टोर करना पड़ सकता है किसी दूसरे प्रोसेस के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क सस्पेंड कैसे होगा? अगर हमें किसी काम के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन के लिए हम एनर्जी आइसोलेशन में क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, और प्रॉपर हैंड ओवर काम ख़त्म होने के बाद डी आइसोलेट करने के बाद हम किस तरह चीज़ों को प्रॉपर हैंड ओवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है क्लोजर एंड हैंडबैग। जब हमने अपने इक्विपमेंट पे काम ख़त्म कर लिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज़ पर ब्लाइंड लिस्ट, एज़ पर टैग लिस्ट और एज़ पर तमाम इन्फॉर्मेशन हमने जो जो आइसोलेशन की थी उसको डी आइसोलेट करेंगे। हमारा जो जेपी होगा वो उसको डी आइसोलेट करने के बाद परमिट इशूअर जो पीआई होगा वो उसको री इंश्योर करेगा, तब जाके हमारा आईसीसी आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट क्लोज होगा। उसके साथ ही हम हैंड बैग दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास आएगा अंडर एसेट ओनर कंट्रोल्स। जो जो हमारे पास एनर्जी आइसोलेशन थी, इक्विपमेंट की हो सकती है, प्रोसेस, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, या हमारे पास इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, काम ख़त्म होने के बाद प्रॉपर्ली क्लोजर और हैंडबैग के बाद तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो एसेट ओनर जो आपका शिफ्ट कंट्रोलर है उसके ऑफिस से तमाम चीज़ें वो कंट्रोल कर पाएगा। कोई भी प्रेशर वाल हमारा अभी आगे आइसोलेट ब्लाइंडिंग नहीं होगी। हमारा कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है बंद नहीं किया होगा, उसको हमने ऑटोमेटिक मोड पे दोबारा लगा दिया होगा, मैनुअल मोड से हटाकर या स्टॉप फंक्शन से ऑटोमेटिक रीसेट से हटाकर हमने उसको नॉर्मल कंडीशन में हैंड बैक कर दिया है। तमाम चीज़ें हमारा शिफ्ट कंट्रोलर, हमारा एसेट ओनर कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे एनर्जी आइसोलेशन को इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले क्या था? वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग, identify and approve controls, work site control implementation, then approval and authorization in permit to work, then communication before start of the job, उसके बाद dynamic risk assessment, then work suspension, extension and handover, उसके बाद closure, hand back to PI ऑपरेटर को, और फिर क्या था कि हमारे तमाम चीज़ें कंट्रोल हों हमारे एसेट ओनर से, हमारे शिफ्ट कंट्रोलर से, फ्रॉम देयर ऑफिस। तो एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेस के लिए हमने क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है? सबसे पहली चीज़ होगी हैज़र्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद आइसोलेशन। हमें आइसोलेशन करनी है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है, उसके अगेंस्ट जो ख़तरात हैं उनका रिस्क लेवल क्या है, किस तरह या कितनी स्कोप पे जाके हमारे लोग उससे अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा बेस लाइन आइसोलेशन, हमें आइसोलेशन की बेस लाइन रिक्वायर्ड है या हमें मिनिमम आइसोलेशन स्टैंडर्ड्स, हमने उसका सोर्स ऑफ इग्निशन या सोर्स ऑफ जो आपका एनर्जी है उसको आपने बिल्कुल किल करना है या आप उसको टेम्परेरी ब्लॉक करके अपना काम प्रोसीड करवा सकते हैं। इट्स फॉलोज बाय फॉर्मल अथराइजेशन ऑन द एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट। तो इसके लिए रेलिवेंट एनर्जी आइसोलेशन आईसीसी आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डबल ए एरिया अथॉरिटी शेल इंश्योर अप्रोप्रिएट आइसोलेशन सर्टिफिकेट के आइसोलेशन सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स हैं, इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, प्रोसेस आइसोलेशन। तो हमारे पास प्रोसेस आइसोलेशन कभी भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन सर्टिफिकेट पे नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड फॉर द वर्क स्कोप एंड डायरेक्ट द आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स टू द कंसर्न आइसोलेशन अथॉरिटी। अगर हमने इलेक्ट्रिक आइसोलेशन करवानी है तो हमारा इलेक्ट्रिक आइसोलेशन अथॉरिटी होगा, वही उसको आइसोलेशन इंश्योर करवाएगा। इसी तरह प्रोसेस, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इन तमाम जॉब्स के लिए उनके रेलिवेंट आईएसए आइसोलेशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर जो भी हमें इक्विपमेंट, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी आइसोलेट करना है उसको एज पर अप्रोप्रिएट राइट सर्टिफिकेट आइसोलेशन इंश्योर करवाई जाए। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस ऑफ एनर्जी आइसोलेशन। तो जब हमने एनर्जी आइसोलेशन करनी होगी, दिस स्टेप रिक्वायर्ड कंडक्टिंग अ जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस टू इम्प्लीमेंट आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग डी आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स। तो हमें आइसोलेशन एक्टिविटी और डी आइसोलेशन दोनों के लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारी इस पार्टिकुलर एक्टिविटी में ख़तरात क्या हो सकते हैं, हमारे लोग किन ख़तरात के एक्सपोज होंगे, ख़तरात का लेवल क्या है, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे काम को सेफली एग्जीक्यूट करेंगे। द जेएसए शुड कवर ऑल द स्टेजेस ऑफ द आइसोलेशन एक्टिविटी। तो आइसोलेशन एक्टिविटी के लिए हमारी जो भी स्टेप्स होंगे, स्टेजेस होंगी, जेएसए के अंदर तमाम चीज़ें कवर होनी चाहिए। प्रिपरेशन वर्क फॉर द आइसोलेशन, हमने आइसोलेशन के लिए कोई मटेरियल शिफ्ट करना है, तमाम चीज़ें हमने उसको कंसिडर करके अपना जेएसए बनाना है। हमने अगर कुछ मटेरियल, कुछ फ्लैंड वगैरह हाइट पे लेके जाने हैं, हैवी वेट है, मैकेनिकल लिफ्टिंग करनी है, तमाम चीज़ें हमारे परमिट के अंदर जो एफआरए अटैच होगा, जेएसए अटैच होगा, उसके अंदर कवर होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन, रिमूवल एंड प्रूविंग ऑफ द आइसोलेशन, हमने जब अपना ब्लाइंड निकालना है, जब हमने अपना स्पेसर निकाल के ब्लाइंड इंस्टॉल करना है और उसको हमने ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन करवाने के लिए ड्रेन वाल जब हमने ओपन करना है, तो इन तमाम चीज़ों में हमारे लोग जिस हैज़र्ड के एक्सपोज हो सकते हैं उसके कंट्रोल मेजर जैसे के अंदर लाजमी मेंशन होने चाहिए। द इंटीग्रिटी ऑफ द आइसोलेशन ड्यूरिंग द इंटेंसिव वर्क, जब काम हो रहा है तो हमने कैसे इंश्योर करना है,
लॉग आउट टैग आउट से हमने इंश्योर करना है कि तमाम जो आइसोलेशन सोर्स है वो प्रॉपरली लॉक होना चाहिए, टैग होना चाहिए। ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी कोई भी उसको अनअथराइज आदमी एक्सेस करके डी आइसोलेट ना करे, ताकि काम के दौरान हमारे लोग किसी तरह के खतरे के एक्सपोज ना हो, सामना ना करना पड़ सके। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड री स्टेटमेंट ऑफ द प्लांट। हमने जब भी किसी एनर्जी आइसोलेशन के होते हुए कोई इक्विपमेंट टेस्ट करना है तो उसके बैक प्रेशर से हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारी आइसोलेशन है, वो किसी तरह भी इफेक्ट ना हो। अगर उस तमाम प्रोसीजर के लिए हमारे लोगों को किसी भी खतरे का सामना करना पड़ेगा तो JSA के अंदर वो चीज़ कवर होनी चाहिए। जब हमने अपना तमाम वर्क कंप्लीट किया, डी आइसोलेशन करने के बाद हमने प्लांट हैंड ओवर करना है, तो हमने ये चीज़ भी कंसिडर करनी है कि कोई भी आइसोलेशन हमारी वहाँ पे ब्लाइंड ना रहे, जाके हमारे प्रोसेस के लिए, काम के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इस तरह के तमाम हैज़र्ड, तमाम जो चीज़ें हैं उनको हमारे JSA के अंदर, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के अंदर, आइसोलेशन के तमाम प्रोसेस, तमाम स्टेप्स को लाजमी कंसिडर किया जाना चाहिए, उसके कंट्रोल मेजर्स लाजमी कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। एनर्जी आइसोलेशन के लिए तमाम केसेस में हाईएस्ट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल स्टैंडर्ड आइसोलेशन के यूज़ किए जाएंगे। मैकेनिकल आइसोलेशन इन दो एक्टिविटी के लिए हर सूरत में इंश्योर करनी चाहिए। सबसे पहली कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कोई भी काम हमें कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके करना है, वहाँ पे हमें पॉजिटिव आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन चाहिए होगी। कंट्रोल वाल सिर्फ बंद करना इनफ नहीं होगा, उसको हमने प्रॉपरली ब्लाइंड करना होगा, हमने उसकी पॉजिटिव सेकेंड लेयर ऑफ आइसोलेशन करनी होगी। नेक फ्लेम स्पार्क पोटेंशियल, हॉट वर्क एक्टिविटी हमने किसी हजार्डियस एरिया में करनी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ उसका जो भी इग्निशन है उसको हमने ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है, आइसोलेट करना है। मैकेनिकल आइसोलेशन, डबल आइसोलेशन, पॉजिटिव आइसोलेशन इंश्योर करेंगे ताकि हमारा काम सेफ्टी से एग्जीक्यूट हो सके। ऑल आइसोलेशन शैल मीट द बेस लाइन एंड मिनिमम आइसोलेशन स्टैंडर्ड्स। तो जो भी एनर्जी आइसोलेशन होगी उसको बेस लाइन या मिनिमम आइसोलेशन स्टैंडर्ड्स को लाजमी अचीव करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। क्या होंगी? सबसे पहली पॉजिटिव आइसोलेशन, जिसको हम मैकेनिकल आइसोलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करना है? रिमूवल ऑफ स्पूल एंड फिटिंग ऑफ ब्लाइंड, आपने उसके आगे ब्लाइंड डाल देना है, आपने पॉजिटिव आइसोलेशन, डबल प्रोटेक्शन लगा देनी है। और फिटिंग ऑफ अ स्पेड, वहाँ पे स्पेड और स्पेक्टेकल ब्लाइंड से आपने उसको डबल लेयर प्रोटेक्ट करना है, आपने उसकी पॉजिटिव आइसोलेशन या डबल आइसोलेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है अप्रूव्ड आइसोलेशन, जहाँ पे हमने कोई भी प्रोसेस वाल, हमने इलेक्ट्रिक कंट्रोल से या न्यूमेटिक कंट्रोल से कोई भी प्रोसेस वाल बंद कर दिया है, उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए हमारे पास वेंट्स या ब्लीड पॉइंट होता है, जहाँ से हम अपना ड्रेन पॉइंट चेक करके अपनी आइसोलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, इंश्योर या कन्फर्म कर सकते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास जो आएगी नॉन प्रूव्ड आइसोलेशन, ऐसी वॉल्व आइसोलेशन जिसको इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोविजन नहीं होती, हमारे पास कुछ सोर्स नहीं है जिससे हम एनर्जी आइसोलेशन की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें, रिव्यू कर सकें, इंश्योर कर सकें। तो अगर इस स्लाइड के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है, पॉजिटिव आइसोलेशन क्या होगी, प्रूव्ड आइसोलेशन क्या होगी एंड नॉन प्रूव्ड आइसोलेशन क्या होगी। हज़ार्ड फैक्टर असेसमेंट टूल, तो जब भी हमने कोई आइसोलेशन करनी होगी, आइसोलेशन करने से पहले हमने उसके लिए हज़ार्ड फैक्टर असेसमेंट टूल को इंश्योर करना होगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम कोई भी आइसोलेशन है उसको सेफ्टी से, उसका जो हमें आइसोलेशन रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमने चेक करना है कि हमें आइसोलेशन किस लेवल की चाहिए, हमें आइसोलेशन के फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करने हैं, हमने उसको बेस लाइन पे जाना है या मिनिमम स्टैंडर्ड पे जाना है, हमें हमारे लोगों को पॉजिटिव आइसोलेशन चाहिए, प्रूव्ड आइसोलेशन चाहिए या नॉन प्रूव्ड आइसोलेशन में हम काम कर सकते हैं। पर्पज़ क्या होगा कि जब भी हमारे लोग किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस एक्टिविटी के रिलेटेड जितना भी टाइप या सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिमेन एट ऑल द टाइम आइसोलेटेड रहनी चाहिए, और काम स्टार्ट होने के दौरान कोई आदमी उसको अनएक्सीडेंटली, अनवांटेडली या अनअथराइज एक्सेस करके रिस्टोर ना करे। बेस लाइन आइसोलेशन, तो अगर हमने किसी भी इक्विपमेंट पे काम करना है, उस इक्विपमेंट के रिलेटेड मल्टीपल टाइप ऑफ हमें एनर्जी हो सकती है जिसको हमने ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है, सस्पेंड करना है। टॉक्सिक फ्लूइड हो सकते हैं, फ्यूल हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस हो सकती हैं, या हमारे पास फायर वाटर हो सकता है, हमारे पास पोर्टेबल सर्विस वाटर, हमारे पास स्टीम हो सकती है। मल्टीपल टाइप ऑफ एनर्जी हमें, उसको हमने स्टॉप करना है, उसको हमने आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हमें एक बेस लाइन आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। डिपेंड करेगा उसके प्रेशर पे, उसके फ़्लो पे, हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी करेगा। और उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट सबसे ज़्यादा इसका आएगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर, कितना थिकनेस और कितना उसका डाया रहेगा। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड आ रहा है, ज़्यादा डाया है, कम प्रेशर है, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की आइसोलेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड किसी पाइपलाइन से, किसी स्पूल से आ रहा है जो कि कम डाया का है, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, तो डिपेंड करेगा
अगर कोई टॉक्सिक फ्लूइड है, मल्टीपल टाइप मल्टीपल प्रेशर के बाद हमें सिंगल आइसोलेशन चाहिए होगी या पॉजिटिव आइसोलेशन चाहिए होगी। इस तरह फ्यूल्स का, गैसेस का, ऑयल्स का, फिर केमिकल्स का, तमाम चीज़ों का जो बेस लाइन रिक्वायरमेंट है डिपेंड करेगी उसके प्रेशर पे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसके लिए हमें डबल आइसोलेशन, हमें पॉजिटिव आइसोलेशन इंश्योर करनी पड़ेगी। बेस लाइन आइसोलेशन को नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेस लाइन आइसोलेशन स्टैंडर्ड क्या है? हमें किसी भी काम के लिए मिनिमम आइसोलेशन स्टैंडर्ड को लाजमी फुलफ़िल करना है। किन कंडीशन में? फॉर एग्जांपल, द मिनिमम एक्सेप्टेबल आइसोलेशन स्टैंडर्ड फॉर हॉट वर्क इज़ यूज़ ऑफ ब्लाइंड्स। अगर हमने किसी एक्टिविटी, किसी सर्विस लाइन, किसी इक्विपमेंट पे हॉट वर्क करना है तो उसके लिए हमें सिंगल आइसोलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, हमें इसकी बेस लाइन आइसोलेशन स्टैंडर्ड मीट करना है। हमें वहाँ पे ब्लाइंड लाजमी इंश्योर करना है। वेयर ओनली अ सिंगल वाल्व प्रोवाइडेड एन आइसोलेशन बैरियर। अगर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सिंगल वाल्व होगा जो आइसोलेशन बैरियर होगा, उसके लिए क्या करना है? टॉक्सिक, एक्यूट टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका प्रेशर 4 बार से अबव होगा, या मटेरियल इज़ अबव फ्लैश पॉइंट, मटेरियल का जो फ्लैश पॉइंट है वो उससे ज़्यादा वहाँ पे मटेरियल की कंसनट्रेशन है, या उस मटेरियल का टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस तरह के तमाम आइसोलेशन को सिंगल वाल से हमने कंट्रोल नहीं करना, हमने इस पर ब्लाइंड भी लाजमी इंस्टॉल करना है। हमने पॉजिटिव आइसोलेशन, हमने इस पर मैकेनिकल, हमने डबल आइसोलेशन इंश्योर करनी है बिफोर फर्दर वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड, काम स्टार्ट करने से पहले। तो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट, सिंगल आइसोलेशन इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट बेस लाइन आइसोलेशन, हमें ये आइसोलेशन का स्टैंडर्ड काम स्टार्ट करने से पहले लाजमी इंश्योर करना है। कौन कौन सी एक्टिविटी जहाँ पे प्रेशर हमारा 4 बार से ज़्यादा हो जाएगा, एक्यूट टॉक्सिक हो सकता है, फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा है, 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, या कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी हमने किसी पाइप लाइन में, किसी इक्विपमेंट में करनी है, उसके लिए हमें बेस लाइन आइसोलेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। एनर्जी आइसोलेशन में आईवेब टीम का क्या रोल होगा? तो जब भी हमने कोई भी वर्क प्लान या वर्क स्कोप रिव्यू के लिए सबमिट करना है तो वो इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लानिंग टीम को रिसीव होगा। तो उसके जब वो रिव्यू करेंगे तो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे वेदर आइसोलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर सेफ एग्जीक्यूशन, हमें काम को सीखने के लिए आइसोलेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हमें उसके लिए आइसोलेशन लगानी पड़ेगी तो स्कोप ऑफ आइसोलेशन शैल बी डिफाइंड, उसके अंदर जो आइसोलेशन का स्कोप है, कहाँ पे आइसोलेशन करनी है, क्या पैरामीटर्स होंगे, डिफाइन किया जाएगा एज पर आईवेब टीम, इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लानिंग टीम। तो सबसे पहले जो चीज़ कंसिडर करनी है, सिस्टम या इक्विपमेंट टू बी आइसोलेट, हमने किस इक्विपमेंट को आइसोलेट करना है। देन आइसोलेशन की लोकेशन क्या होगी, हमने मेन कंट्रोल वाल बंद कर देना है, हमने मेन जो पैनल है वहाँ से एनर्जी आइसोलेशन डिस्कनेक्ट कर देनी है। इसके बाद आएगा रीज़न में आइसोलेशन क्यों करना पड़ रही है, हमारे काम के दौरान हमारे लोग किस टाइप की ऑफ एनर्जी के किस सेंस में कितना एक्सपोजर हो रहा था। और सबसे एंड पे हमारे पास आएगा कौन सा हजारियस मटेरियल जो है हमारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता था, हमारे लोग उसके प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने आइसोलेशन की वजह से ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन हमारे लोगों को एक्सपोन होने से बचा लिया है। तो ये हमारे पास चीज़ें लाजमी कंसिडर की जाएंगी। हमने कहाँ पे आइसोलेशन करनी है, किस इक्विपमेंट को करनी है, चीज़ को आइसोलेट करने की रीज़न क्या थी, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जिससे हमने अपने लोगों को ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन बचाना है। अगर हमारे पास किसी इक्विपमेंट के साथ काम करने के लिए आइसोलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम मिनिमम आइसोलेशन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, या क्या है कि हमारे पास ओवरऑल जो रिस्क ऑफ द जॉब है इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अ फॉर्मल रिस्क असेसमेंट शैल बी रिक्वायर्ड मीटिंग द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। एक FRA होना चाहिए, फॉर्मल रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए, जिसमें मेजर कौन से पॉइंट डिस्कस होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द असेसमेंट टीम, जो टीम रिस्क असेसमेंट कर रही थी वो सेटिस्फाई होने चाहिए दैट द सिलेक्टेड आइसोलेशन कंट्रोल रिड्यूस द रिस्क टू अलार्म लेवल, कि हमने जो आइसोलेशन कर दी है इससे हमारे लोगों का इस सोर्स ऑफ एनर्जी के एक्सपोज होने का ख़तरा अलार्म लेवल एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल, जिस पे हम एक किसी रीज़न से काम कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल तक कम हो चुका है। दूसरा स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर टू द पर्सन, हमें इस जो FRA है उसके अंदर उस रिस्क को कंसिडर करना पड़ेगा जो हमारे लोगों को सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे पास आइसोलेशन को हम मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अगर एनर्जी लीक हो गई, एक्सपोज हो गई, रिस्टोर हो गई, तो हमारे लोगों को एक्सपोजर का रिस्क लेवल कितना होगा। नेक्स्ट स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स,
शट डाउन या डेफरल, हमें किसी इक्विपमेंट को बंद कर देना चाहिए, हमें उसकी सोर्स ऑफ सप्लाई जहाँ से आ रही है आइसोलेशन नहीं कर सकते, वहाँ से हमने उसको शट डाउन कर देना है, हमने टेम्परेरी डिफीट कर देना है। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट जो कि हमें एफआरए में कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडरेशन ऑफ एडिशनल कंट्रोल। अगर हमने कहीं का सप्लाई वॉल बंद करना था, हम उसको किसी भी रीज़न से प्रॉपरली आइसोलेट नहीं कर पा रहे, हमने वॉल कंट्रोल किया, हम मैकेनिकल आइसोलेशन डबल आइसोलेशन नहीं लगा पा रहे, तो हम उनका मेन कंट्रोल वाल जाके बंद कर सकते हैं, जिससे हमारे पास डबल आइसोलेशन को इंश्योर किया जा सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सल्फ़र पिट है, उसके लिए हमारे पास जो सर्विस टीम थी उसके तमाम वॉल्व हमने बंद करने हैं, हम उन वाल्व को बंद नहीं कर पा रहे या हमने वाल्व बंद किया ब्लाइंड नहीं डाल सक रहे, तो हमने जो सर्विस टीम है उसका हमने मेन कंट्रोल वाल्व बंद कर देना है, जिससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि जब हमारे लोग सल्फ़र पिट में क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो किसी तरह भी स्टीम के एक्सपोज ना हो सकें, हमने डबल प्रोटेक्शन इंश्योर करनी है। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर हम आइसोलेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड, हम पॉजिटिव आइसोलेशन, हम डबल आइसोलेशन नहीं कर पा रहे, तो हमने अपनी जो फॉर्मल रिस्क असेसमेंट करनी है उनके अंदर हमने ये 4 मेजर पॉइंट लाजमी कंसिडर करने हैं, इनको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। अप्रूव कंट्रोल्स ऑफ एनर्जी आइसोलेशन। वंस द आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स आर कन्फर्म्ड, इट शैल बी अप्रूव्ड बाय द एरिया अथॉरिटी। जब भी हमने किसी इक्विपमेंट पे काम करना है, हमारे जो वर्किंग प्लान है उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हमें आइसोलेट करना पड़ेगा और कौन से हमने आइसोलेशन के स्टैंडर्ड को मीट करना है। तो हमने जब ये तमाम चीज़ें कंफर्म हो गई, एरिया अथॉरिटी उसकी अप्रूवल देगा, ISA आइसोलेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्ड करते हुए उसकी अप्रूवल देगा। बिफोर अथराइजेशन ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू, अथराइजेशन देने से पहले उसने क्या चीज़ें इंश्योर करनी है। कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्लानिंग, वर्क प्लानिंग के तमाम आपकी प्लानिंग, जो आपकी एग्जीक्यूशन है, आपका प्लान, आपकी ड्राइंग्स, आपके सर्टिफिकेट्स, तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग, आपका प्री वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ऑपरेशन रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स, जो आपने टूल इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, जो आपने मशीनरी, आपने व्हीकल यूज़ करनी है, तमाम चीज़ें, आपके लोगों की ट्रेनिंग्स, आपके लोगों का कम्पिटेंसी, आपकी जॉब क्राफ्ट कम्पिटेंसी, तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए। सुपरवाइज़र, आपके पास स्टाफ उतना होना चाहिए। एंड सिमल्टेनियस ऑपरेशन, आपके एरिया में अगर कोई काम हो रहा है, अगर सिमल्टेनियस ऑपरेशन है तो आपका रूटीन होगा या नॉन रूटीन होगा, जो आपने एक्टिविटी करनी है वो उस दूसरी वो सिमल्टेनियस ऑपरेशन के साथ की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती, इस तमाम चीज़ों की प्री प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। डिटरमाइन इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी आइसोलेशन की ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये चीज़ों का पहले आपने डिसीजन करना है, कंसिडर करनी है, उसके बाद ही आपने वो एनर्जी आइसोलेशन एरिया अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा कि हमने इस आइसोलेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। Anyone competent in the WMS system can carry out independent verification as identified by the area authority। तो जो हमारे पास एरिया अथॉरिटी आइसोलेशन हमारे पास जस्टिफाई करेगा, हमें रिकमेंड करेगा, उसको कोई भी WMS में कम्पिटेंट जिसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, जो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जाके ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन को वेरीफाई, चेक या इंश्योर कर सकता है। प्रोसेस मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आइसोलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन कोड इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। हमने जब भी आइसोलेशन करनी होगी मैकेनिकल, उसमें 2 स्टेजेस हो सकती हैं। सबसे पहली आपकी होगी वेल्व आइसोलेशन, वाल्व को कंट्रोल करना, दूसरी होगी मैकेनिकल आइसोलेशन। यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों टाइप ऑफ आइसोलेशन की एज़ पर पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं, बाद में मैं आपको इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट टिप्स दे देता हूँ। Valve isolation, process isolation which enable the insertion of a mechanical isolation downstream to the initial isolation। जब भी हमने कोई वाल्व by using some process, हमने सेंट्रली ऑपरेटेड सिस्टम एरिया अथॉरिटी के ऑफिस से, वहाँ से अगर हमने कोई भी वेल्व कंट्रोल करना है, आपकी न्यूमेटिक प्रेशर से हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हो सकता है, तो वो आपकी प्रोसेस आइसोलेशन में आएगी, जो इंश्योर करेगी कि आपने एक मैकेनिकल आइसोलेशन डाउन स्ट्रीम में लगा दी है, जिससे हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी आइसोलेट हो चुकी है। दूसरी हमारे पास आती है मैकेनिकल आइसोलेशन। फिजिकल आइसोलेशन रिक्वायर आ सुटेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू माइटिगेट अगेंस्ट एनी अनडिटेक्टेड फेलियर ऑफ इनिशियल आइसोलेशन। हमने कोई भी वाल कंट्रोल किया था, हमने उसको आइसोलेट किया था, उसके आगे हमने ब्लाइंड भी डाल दिया है कि अगर हमारा वाल फेल होगा, अगर हमारी प्रोसेस आइसोलेशन लीक कर सकती है, फेल हो सकती है, तो हमारा जो ब्लाइंड था, जो हमारा डेड था, वो इंश्योर करेगा कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी या कोई भी सप्लाई हमारे लोगों को आकर एक्सपोज करके नुकसान ना पहुंचा सके। काम के दौरान हमारे लोग उस सोर्स ऑफ एनर्जी से सेफ रहें। प्रूविंग इंटीग्रिटी ऑफ आइसोलेशन, हमारी आइसोलेशन कितनी वैलिड, कितनी अच्छी काम कर रही है, उसकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए
इंश्योर करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस आइसोलेशन की। वेल्व आइसोलेशन डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ लीक टाइट सील। हमारा कोई भी वॉल आइसोलेशन होती है वो हर मर्तबा 100% सेफ या 100% सील टाइट नहीं होती। हमें टाइमली उसका जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको चेक करना पड़ता है कि उसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। प्रेशर गेजेस शुड बी फिटेड टू अलाउ द ब्लीडिंग और वेंटिंग। हमें ऐसी प्रोसेस आइसोलेशन जिसके अंदर कोई प्रेशर हमने होल्ड करना है, हमने प्रेशर को मेंटेन करना है, उसके लिए हमें वो प्रेशर गेजेस उसके साथ इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इन सच केसेस टू प्रोवाइड द इंटीग्रिटी ऑफ आइसोलेशन, इंटीग्रिटी आइसोलेशन की चेक करने के लिए द सब्जेक्ट आइसोलेशन पॉइंट शेल नॉट लीक, वहाँ से किसी किस्म की लीकेज नहीं होनी चाहिए। जो भी फ्लूइड, जो भी प्रेशर है वो एक सर्टन टाइम, एक सर्टन फिक्स अमाउंट होनी चाहिए कि आपके लेट्स सपोज हर आधे घंटे बाद अगर एक बार प्रेशर ड्रॉप होता है तो डैट इज़ नॉट अफेक्टेड और इसको हम एज अ लीक कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आधे घंटे में एक बार से ज़्यादा प्रेशर लीक होता है तो उसको हम लीक कंसिडर करेंगे, हम उस आइसोलेशन की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं कर पाएंगे। प्रूविंग इंटीग्रिटी ऑफ आइसोलेशन फॉर इलेक्ट्रिक आइसोलेशंस। इलेक्ट्रिक आइसोलेशन हमारे इक्विपमेंट प्रॉपरली आइसोलेट हो चुके हैं, एनर्जी सोर्स हमारा सस्पेंड स्टॉप या ब्लॉक हो चुका है, उसकी इंटीग्रिटी, उसका जो एश्योर करना है हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है सर्किट ब्रेकर्स। हमारी जो भी पावर सप्लाई आ रही है उसके बीच में अगर सर्किट ब्रेकर लगा होगा उसको स्विच ऑफ कर देंगे। अगर वो ब्रेकर इंश्योर करता है कि हर तरह की सप्लाई आना बंद हो चुकी है तो इससे हम इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रिक आइसोलेशन इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फ्यूज़ इंस्टॉलेशन। अगर हमने कोई भी पावर सप्लाई है उसके अंदर फ्यूज़ इंस्टॉल कर दिया है, उसके हमने पैरेलल में कोई भी फ्यूज़ लगा देंगे। अगर हमें उसकी फ़िज़िकल आइसोलेशन चाहिए तो हम उस सर्किट में से, उस पावर सप्लाई में से, लाइन में से फ्यूज़ को फिज़िकली रिमूव कर लेंगे। तो ब्रेकर के अगेंस्ट हमें एक एडिशनल में सपोर्ट मिल जाएगी कि हमारा ब्रेकर भी ऑफ हो चुका है और हमने फ्यूज़ भी रिमूव कर लिया है। हमारे पास इलेक्ट्रिक आइसोलेशन की इंटीग्रिटी 100% सेफ़ है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आएगा डिसकनेक्टिंग मीन्स। अच्छा, डिसकनेक्टिंग मतलब क्या होगा? हमने ब्रेकर को बंद कर दिया था, हमने उसके बाद फिज़िकली जो हमारा जो फ्यूज़ था उसको भी हमने निकाल दिया है। अभी हमने इसको टेस्ट कैसे करना है, हमने ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करनी है। तो हमने कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा उसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए, हमारे पास टेस्टर होना चाहिए जो कि करंट की इनपुट को, करंट की सप्लाई को, करंट को वोल्टेज एम्पेयर या करंट के फ्लो को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आएगा वोल्टेज इंडिकेशन लाइट्स हैं। हमारे पास अगर लिटिल वोल्टेज भी होगी तो हमारे पास लाइट्स इंडिकेट करेगा कि हमारा इस इक्विपमेंट में एनर्जी रीस्टोर हो रही है, कितने वोल्टेज आ रही है, तमाम चीज़ें पता चलेंगी। सबसे हमारे पास लास्ट पे क्या आता है, ऑपरेशन ऑफ स्टार्टर मैकेनिज्म। अगर हमारे पास कहीं पे रिमोट एरिया से हमने स्टॉप सिग्नल करना है, उसको बंद करना है, तो उसके लिए हम तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग ये इंश्योर कर पाएंगे जब हमारे लोग किसी इक्विपमेंट पे, किसी कंपोनेंट पे, किसी पार्ट पे, किसी डिवाइस पे काम कर रहे हैं, उस तमाम टाइम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आइसोलेशन है वो 100% इंश्योर होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, ब्लॉक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्टॉप किया जाना चाहिए। अगर आपका इस स्लाइड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। एनर्जी आइसोलेशन एज़ पर एडनोक WMS एनर्जी आइसोलेशन मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमें स्टैंडर्ड से गाइडलाइन मिलेंगी हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला होगा प्रोसेस वेंटिलेशन, कि हमने प्रोसेस वेंटिलेशन कैसे करनी है, उसको कैसे इंश्योर करना है। एक्चुएटेड वेल्व, ड्रेनिंग, वेटिंग, पर्जिंग एंड फ्लैशिंग क्या होगी, ब्लीड पॉइंट क्या होंगे, वेंट सिस्टम क्या होगा, हमने अपनी आइसोलेशन की टेस्टिंग कैसे करनी है। ब्रेकिंग कंटिमिनेंट, अगर हमारे पास कोई लीकेज होती है उसको कैसे टैकल करना है। प्रूविंग आइसोलेशन एट द फर्स्ट फ्लैंज ब्रेक, हमने अपनी आइसोलेशन को कैसे वेरीफाई टेस्ट करना है। सिक्योरिंग प्रोसेस आइसोलेशन, उसको डबल आइसोलेशन कैसे करनी है। सेल्फ आइसोलेशन, कुछ इक्विपमेंट होंगे जो इनिशियली सेल्फ या इंडिविजुअल बेस पे आइसोलेट करने पड़ेंगे। एंड पे हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉक आउट टैग आउट, कि हमें लोटो को कैसे इंप्लीमेंट श्योर या वेरीफाई करना है। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पाइपलाइन, अगर हमें किसी पाइपलाइन पे काम करना है तो हम उसकी आइसोलेशन को कैसे वेरीफाई इंश्योर या हम उसको कैसे रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, द मेन मेथड्स फॉर पाइपलाइन आइसोलेशन आर, हमारे पास आइसोलेशन जो पाइपलाइन करनी है ये दो मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहला क्या है,
द आइसोलेशन और डीकमीशनिंग ऑफ द इंटायर पाइपलाइन और पाइपलाइन सिस्टम। हमारे पास जो भी पाइपलाइन आ रही थी, किसी सेंटर में काम करना है, वो पूरी पाइपलाइन को उसके सोर्स ऑफ स्टार्ट से लेकर या सोर्स ऑफ इनपुट से लेकर आउटपुट तक तमाम पाइपलाइन को हम उसको आइसोलेट कर दें, या जिस इक्विपमेंट के साथ वो लिंक है, जहाँ से वो प्रेशराइज्ड हो रही है, उसको हम आइसोलेट करके शट डाउन करके या बंद कर दें। तो हमारे पास सबसे बेस्ट या सेफ मेथड यही रहता है। सेकंड मेथड क्या है? द आइसोलेशन एंड डीकमीशनिंग ऑफ लोकलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन। जिससे एक सेक्शन पे काम कर रहा है, अगर उसके बैक पे हमें कहीं कंट्रोल वाल, प्रोसेस वाल मिल रहा है, वो हम वहाँ पे उसको आइसोलेट कर सकते हैं। हम उसके आगे ब्लाइंड लगा कर पॉजिटिव आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन कर सकते हैं। मीन टू से कि अगर सेगमेंट पे काम करना है, अगर हम उसको सेपरेट आइसोलेट कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। अदरवाइज सबसे बेस्ट क्या है कि कंप्लीट पाइपलाइन इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको भी हम आइसोलेट करेंगे, तो हम पाइपलाइन पे एक सेफ्टी से अच्छे से सिक्योर होकर काम कर सकेंगे, आइसोलेशन को वेरीफाई इंश्योर कर पाएंगे। आइसोलेशन प्रोसेस के लिए परमिट टू वर्क की रिक्वायरमेंट। तो इन सर्टन सिचुएशन, हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें आइसोलेशन करने के लिए हमें परमिट टू वर्क चाहिए होगा। काम क्या करना है, कहाँ करना है, किस इक्विपमेंट में, किस टाइम पे करना है, क्या हैज़र्ड, क्या कंट्रोल मेजर्स, कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। मीन टू से आपको उस आइसोलेशन करने के लिए, आइसोलेशन को परफॉर्म करने के लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन सी आइसोलेशन के लिए परमिट चाहिए होगा? एज़ पर 3 मेंशन बिलो। फॉर अप्लाइंग मैकेनिकल आइसोलेशन, हमने किसी भी एरिया में, किसी पाइपलाइन स्पूल में ब्लाइंड डालना है, फिजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन करनी है, उसके लिए हमें परमिट रिक्वायर्ड होगा। फॉर ऑल इंट्रूसिव इलेक्ट्रिक वर्क, हमें कोई भी क्रिटिकल कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक वर्क करना है, हमें उसके लिए परमिट रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रिक आइसोलेशन करने के लिए। इलेक्ट्रिक आइसोलेशन को वेरीफाई या इंश्योर नहीं करना, उसको फिजिकली प्रैक्टिस करने के लिए परमिट रिक्वायर्ड होगा। थर्ड हमारे पास आती है एनी PTW रिक्वायरमेंट फॉर एन आइसोलेशन एक्टिविटी आई वेब टीम। कोई भी ऐसी आइसोलेशन जो एज़ पर आई वेब टीम हमें रिकमेंड किया जाएगा कि इस काम के लिए परमिट चाहिए, या वो एक्टिविटी एज़ पर आई वेब टीम प्लान की जा रही है, तो उसके लिए एज़ पर इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान रिकमेंडेशन हमें परमिट रिक्वायर्ड होगा। तो आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और हर वो एक्टिविटी जो एज़ पर आई वेब टीम रिकमेंड की जाएगी, हमें उस आइसोलेशन को परफॉर्म करने के लिए परमिट रिक्वायर्ड होगा। इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, किसी भी इक्विपमेंट, कंपोनेंट या मशीन को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए ISO आइसोलेशन अथॉरिटी, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन होता है, वो आके उसको आइसोलेट करने का अथराइज होगा। एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ ISA आइसोलेशन अथॉरिटी, जो कि इलेक्ट्रिक आइसोलेशन में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन या मेंशन लोकेशन पे जाकर आइसोलेशन को परफॉर्म करना, इंश्योर करना इलेक्ट्रिक ISO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लो वोल्टेज आइसोलेशन, कोई भी हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की लो वोल्टेज पे काम कर रहा है। कंपिटेंट, कंपिटेंट का मतलब क्या होगा? जिसके पास ट्रेनिंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। सर्टिफाइड, जो कि ट्रेनिंग के बाद सर्टिफाइड हो चुका है विद वैलिड सर्टिफिकेट एंड अथराइज्ड, और उसको इस चीज़ की इजाज़त है, अथराइजेशन है। ISO इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, जो कि ISO होगा, कैन अप्लाई लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक आइसोलेशन। दूसरी टाइप आती है हाई वोल्टेज, अबव 1000 वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट, उसमें भी सेम इलेक्ट्रिकल ISO या इलेक्ट्रिकल आपका जो टेक्नीशियन होगा वही अथराइज होगा कि वो आके लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को सप्लाई आइसोलेट करे। प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ आइसोलेशन, हम कोई भी आइसोलेशन है उसके बेहतर होने पे, उसके इफेक्टिव होने को कैसे इंश्योर करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? इंटीग्रिटी ऑफ आइसोलेशन हार्डवेयर। जो आइसोलेशन जिस मटेरियल से आप कर रहे हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है, अप्रूव्ड मटेरियल यूज़ होना चाहिए। एडिक्वेंसी ऑफ द अरेंजमेंट्स, आपने जो ब्लाइंड डालना है उसके लिए पहले आपके पास मेजरमेंट होनी चाहिए। आपने कौन सी गैस किट यूज़ करनी है, कौन से बोल्ट यूज़ करने हैं, कितना टॉर्किंग आपने लेवल रखना है, उसकी क्वांटिटी, उसका स्ट्रेंथ क्या होगी, तमाम चीज़ें आपने पहले से अरेंज करके रखनी है, ताकि जब आपने आइसोलेशन करनी है तो प्रॉपर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप अच्छा एक्शन परफॉर्म कर सकें। वो उसी पे बेस करेगा कि आपकी आइसोलेशन कितनी अथेंटिक है, कितनी अफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रूविंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ आइसोलेशन। जब हमने आइसोलेशन कर ली, उसकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ओपनिंग ऑफ द ब्लीड वेंट या ड्रेन वाल। अगर हमारे पास आइसोलेशन से आगे
ड्रेन वाल होता है तो हम उसको सिंपली ओपन करके वहाँ से प्रेशर टेस्टिंग कर सकते हैं कि यहाँ से अभी तक मटेरियल कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ सप्लाई चल रही है, प्रॉपरली आइसोलेट हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रेशर बिल्डअप टेस्ट। हमारे पास गेजेस लगी होती हैं जिससे हम पीछे का प्रेशर बिल्डअप चेक कर सकते हैं और आगे का प्रेशर ज़ीरो होना चाहिए। अगर प्रेशर शो कर रहा है इसका मतलब हमारी आइसोलेशन वहाँ पे इंश्योर नहीं हुई, हमारी आइसोलेशन इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह अगर बात करें इलेक्ट्रिक आइसोलेशन की, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, इक्विपमेंट कंपोनेंट कुछ भी होगा, उसको हम मैनुअली ऑपरेट करके इंश्योर कर पाएंगे। अगर वो ऑपरेट हो रहा है इसका मतलब हमारी आइसोलेशन इफेक्टिव नहीं है, हमारी आइसोलेशन प्रूव्ड नहीं है। अगर ऑपरेट नहीं हो रहा तो हमने इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लिया, ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन इंश्योर कर ली कि हमारी इफ़ेक्टिवनेस, हमारी जो आइसोलेशन है वो इफेक्टिव है। लॉक आउट, टैग आउट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एनर्जी आइसोलेशन। जब भी हमने कोई एनर्जी को आइसोलेट करना है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्रोसेस, किसी भी टाइप की एनर्जी को, हमने वहाँ पे एक लॉक लगाना है ताकि कोई भी आदमी ड्यूरिंग एक्टिविटी अनअथराइज एक्सीडेंटली कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी को रीस्टोर ना कर पाए। अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद करेंगे उसके ऊपर पीआई अपना लॉक लगाएगा, ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। उसके बाद जेपी अपना लॉक लगाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके काम ख़त्म हो गया है, जेपी लॉक निकाल ले, पीआई ऑपरेटर भी अपना लॉक निकाल ले, तब भी एनर्जी को रिस्टोर किया जा सके। कोई वॉल कंट्रोल किया उसको भी हम प्रॉपरली लॉक करेंगे ताकि ड्यूरिंग एक्टिविटी कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी रीस्टोर एक्सीडेंटली ना हो सके। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लॉक लगाने के साथ वहाँ पे हमने एक टैग भी डिस्प्ले करना है जिसके ऊपर तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। एक आपकी विजुअल आइडेंटिफिकेशन है कि ये डिवाइस लॉक की गई है, किस पर्पज़ पे, किस परमिट पे और कब तक एक्सपेक्टेड टाइम में ये एनर्जी आइसोलेट रहेगी। कौन अथराइज आदमी इसको आके रीस्टोर करेगा ताकि इस चीज़ को डबल ऑथेंटिकेशन की जा सके, इंश्योर किया जा सके कि कोई भी अनअथराइज आदमी ड्यूरिंग एक्टिविटी एनर्जी को रीस्टोर ना कर दे। एनर्जी आइसोलेशन कंफर्मेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, कि हमने जब आइसोलेशन कर ली तो उसको कंफर्म कौन करेगा और उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा, या कैसे की जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, कंफर्मेशन ऑफ आइसोलेशन। द आइसोलेशन ऑपरेटर, जो आईएसओ होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल प्रोसेस, सब जॉब का रेलिवेंट उसका जो अथराइज पर्सन होगा आइसोलेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम आईएसओ या आइसोलेशन ऑपरेटर बोलेंगे। परफॉर्मिंग द इंडिविजुअल आइसोलेशन, हर एक आइसोलेशन को इंडिविजुअली जाके आइसोलेट करेगा। शेल साइन ऑल द इंडिविजुअल आइसोलेशन पॉइंट्स, जितनी भी आइसोलेशन होंगी उनके टैग नंबर के अकॉर्डिंग आईसी आइसोलेशन सर्टिफिकेट पर साइन करके कंफर्म करेगा कि यस, मैंने ये तमाम पॉइंट, इंडिविजुअल पॉइंट जिनके आगे साइन कर रहा है, आइसोलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी वेरिफिकेशन के। तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, हर पॉइंट की डिफरेंट सेपरेट वेरिफिकेशन की जाएगी। जो आपका पीआई होगा, जो ऑपरेटर होगा, जो आईएसओ होगा, वो जॉब परफॉर्मर जेपी को ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएगा। ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वेंट यूज़ कर सकते हैं, ब्लीड वाल यूज़ कर सकते हैं, गेज यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ऑपरेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मे बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड लोटो प्रोसीजर हैव बीन met the planned and approved procedures. Both signatures shall be recorded on the certificate. तो जब आपकी एनर्जी आइसोलेशन की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, अगर वहाँ पे लोटो एप्लीकेबल था, अप्रूव था एज पर प्लान, तो वो भी लगाना चाहिए। उसके बाद आपका पीआई और जेपी दोनों के सिग्नेचर आइसोलेशन कंफर्मेशन, जो आईसी सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर लाजमी होने चाहिए, जिसको हम आईसीसी बोलते हैं, आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। और ज़्यादा ऑथेंटिक होने के लिए पीआई लॉक नंबर और जेपी लॉक नंबर आईसीसी के ऊपर मेंशन होना लाजमी होगा। फाइनल साइन ऑफ ऑन आइसोलेशन सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास जो आईएसओ था, हमारा जो शिफ्ट कंट्रोलर था, उसने हमें आइसोलेशन पॉइंट आइडेंटिफाई करके दिए कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए कहाँ कहाँ आइसोलेशन होनी चाहिए। जब हमारे ऑपरेटर ने, आईएसओ ने, वो पॉइंट तमाम आइसोलेट कर दिए। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे चाहिए थी ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन, जेपी को वो ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्म करके दी, इंश्योर करवाई। उसके बाद दोनों ने सिग्नेचरी अपने फॉर्म पे साइन किए, आईसीसी को दोनों ने साइन किया, सिग्नेचर किया।
इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आ जाएगा एरिया अथॉरिटी के बाद। एरिया अथॉरिटी तमाम चीज़ों को वेरीफाई करेगा कि हमारे जो आइसोलेशन पॉइंट थे राइट पॉइंट को प्रॉपरली आइसोलेट कर दिया गया है, जीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन कर दी गई है, दोनों पार्टी के सिग्नेचर वहाँ पे एप्लीकेबल थे, कर दिए गए हैं। उसके बाद एरिया अथॉरिटी उसको साइन करेगा तो हमारा आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आईसीसी जो है वो हमारा लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एसोसिएटेड वर्क परमिट को लाइव करवाने का। तो जब तक हमारे आईसीसी अप्रूव नहीं होंगे, वैलिड या लाइव नहीं होंगे, उनका एसोसिएटेड परमिट सिस्टम में एज़ पर डब्ल्यूएमएस कभी भी लाइव नहीं हो सकता। तो हमें परमिट लाइव करवाने के लिए ये तमाम स्टेप्स लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे। आईएसए आइसोलेशन पॉइंट बताएगा, आईएसओ आइसोलेशन परफॉर्म करवाएगा, आईएसओ ने जेपी को जीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन करवानी है, आईसीसी पे साइन होंगे, डबल ए आईसीसी को अप्रूव करेगा, तभी वो आईसीसी परमिट के साथ लिंक होगा, परमिट वैलिड होगा, लाइव होगा, अप्रूव हो सकेगा और हम उससे काम स्टार्ट कर सकेंगे। ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन काम स्टार्ट करने से पहले इन अकॉर्डेंस विद पीटीडब्ल्यू स्टैंडर्ड परमिट टू वर्क के जो डब्ल्यूएमएस में स्टैंडर्ड है, परमिट इशूअर जो पीआई जो आपका एरिया ऑपरेटर होता है शैल डिमॉन्स्ट्रेट द ज़ीरो एनर्जी, आपकी जो आइसोलेशन है उसके अंदर ज़ीरो टाइप या सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपको फिज़िकल विटनेस करवाएगा एज एप्लीकेबल अगर रिक्वायरमेंट है टू द जॉब परफॉर्मर को। मीन टू से काम स्टार्ट करने से पहले आपका परमिट इशूअर जेपी को ये इंश्योर करवाएगा, वेरीफाई या विटनेस करवाएगा कि जो भी आपका टाइप ऑफ एनर्जी था प्रॉपरली आइसोलेट कर दिया गया है। जेपी उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? द जॉब परफॉर्मर एक्सेप्ट दैट ही हैज़ विटनेस द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी बाय द परमिट इशूअर। ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा जब वो परमिट रिसीव करेगा। दिस इज़ कवर्ड बाय द सिग्नेचर ऑफ द जेपी ऑन द परमिट। तो जब उसने परमिट रिसीव कर लिया, इसका मतलब है कि उसने ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल थी तो उसको उसने विटनेस कर लिया है, इंश्योर कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। तो ये हमारे पास एक चीज़ की गारंटी होगी कि जब हम काम कर रहे हैं, तमाम प्रोसेस काम करने से पहले हमने किया है, तो काम के दौरान कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी एक्सीडेंटली रीस्टोर नहीं होगी, हमारे लोगों के लिए खतरे का बायस नहीं बनेगी। पर्सनल लॉक्स, ईच जॉब परफॉर्मर shall apply and provide the personal lock number on the respective work permit prior to commencement of work। हर जेपी ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन होने के बाद जहाँ जहाँ पर पीआई का लॉक है, जहाँ पे आईएसओ ने लॉक लगाया है, जहाँ पर एरिया ऑपरेटर ने अपना लॉक लगाया है, उसके साथ जेपी लॉक लगाएगा। जेपी लॉक का नंबर उसके पास नोट डाउन होना चाहिए, उसके परमिट के साथ सर्टिफिकेट में अटैच होना चाहिए, तभी आप काम स्टार्ट कर सकेंगे। पर्सनल लॉकआउट शैल बी यूज्ड इन एडिशन टू द प्राइमरी आइसोलेशन एंड नॉट एज सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्राइमरी आइसोलेशन। जो जेपी का पर्सनल लॉक होगा वो एक एडिशनल कंट्रोल होगा ताकि इंश्योर किया जा सके तमाम वर्क इन्वॉल्व पार्टीज़ ने आइसोलेशन को लॉकआउट टैग आउट कर दिया है। इसे कभी भी हम प्राइमरी आइसोलेशन के रिस्पॉन्सिबल रिप्लेसमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। परमिट इशूअर का पीआई का या ऑपरेटर का लॉक होना इसके लिए मैंडेटरी है। ईच जेपी अटैच हिज और हर ओन लॉक टू प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ एनर्जी सोर्स। हर जेपी जो है पीआई के लॉक के साथ अपना पर्सनल लॉक लाजिम इंस्टॉल करेगा, उसका नंबर नोट करेगा ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एक्टिविटी रिलीज़ होकर एक्सीडेंटली हमारे लोगों के लिए ख़तरा ना पैदा कर सके। Dynamic risk assessment process for energy isolation. It is important to monitor the integrity of isolation on work site. Isolation की integrity को during work activity monitor करना, उसको ensure करना काफ़ी important होता है। For any changes that might prevent the job being safely completed. अगर कोई भी उसमें चेंज आ रहा है, कहीं से लीकेज हो रही है, प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो हमारे काम के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, उसको टाइमली कंट्रोल करने के लिए, कवर करने के लिए या उस ख़तरे को प्रिवेंट करने के लिए हमें आइसोलेशन की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। डायनेमिक रिस्क असेसमेंट इज़ आइडेंटिफाइड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड। रिस्क असेसमेंट क्या होती है? उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे इस काम में ख़तरा क्या है, कौन अफेक्ट हो सकता है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, क्या एडिशनल कंट्रोल मेजर से हम रिस्क लेवल को एज लो एज
रीजनेबली प्रैक्टिसबल कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर ड्यूरिंग एक्टिविटी आइसोलेशन जब हुई हुई है तो उसको कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करना है कि इसका रिस्क लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। एंड असेसिंग रिस्क अराइजिंग ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, अगर किसी भी कंडीशन से हमारे पास आइसोलेशन लीक हो रही है, बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, गेज अपना प्रेशर ड्रॉप कर रही है या रेज कर रही है, ऑफ एन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट फॉलोड बाय एक्शन टेकन टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क, तो उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में जो हमारे पास चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टाइमली हमने एक्शन लेना है, जिससे हम लोगों ने आइसोलेशन की वेरिफिकेशन करनी है, आइसोलेशन की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है या उसकी लीकेज को प्रिवेंट करना है, ताकि हमारी जो एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से रिस्क लेवल उनका कम से कम होना चाहिए, किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी के एक्सपोज नहीं होने चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ आइसोलेशन, हमने आइसोलेशन की मॉनिटरिंग कैसे और क्यों करनी है। द इंटीग्रिटी ऑफ ईच आइसोलेशन पॉइंट शैल बी रेगुलरली मॉनिटरिंग, अगर हमारी एक्टिविटी एक शिफ्ट से ज़्यादा चल रही है तो हमें हर शिफ्ट में अपना परमिट वैलिड करवाने के लिए रीवैलिडेशन से पहले या लाइव करवाने से पहले आइसोलेशन सर्टिफिकेट को वैलिड करवाना पड़ेगा। आइसोलेशन सर्टिफिकेट वैलिड होने के लिए ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन पीआई को जेपी को इंश्योर करवानी पड़ेगी, तभी वो परमिट को साइन करेगा, इंडोज करेगा। परमिट इंडोजमेंट के बाद आपका जब आपका सर्टिफिकेट इंडोज हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, आपका परमिट लाइव हो सकता है। टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट शैल बी फॉलोड, अगर हमारे पास कुछ एनर्जी आइसोलेशन ऐसी है जिसमें लीकेज के चांस है तो हम उसमें ड्रेन वॉल, ब्लीड वॉल या गेजेस के साथ या मैकेनिकली, फिजिकली, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑपरेट करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रॉपरली एनर्जी आइसोलेशन होनी चाहिए। द एरिया अथॉरिटी शैल डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर रीप्रूविंग आइसोलेशन इन प्लेस फॉर लॉन्गर देन वन शिफ्ट एज पर एरिया अथॉरिटी रिकमेंडेशन। ऐसी आइसोलेशन जो मोर देन वन शिफ्ट होंगी उनकी वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग आइसोलेशन की जाएगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबल शुड बी आइडेंटिफाइड, कौन सी आइसोलेशन एज पर आईएसए हमने इंश्योर करना होगा कि जिसकी हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे, रीवैलिडेशन करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे। तो एज पर आईएसए आइसोलेशन अथॉरिटी रिकमेंडेशन, आईएसओ आइसोलेशन ऑपरेटर कंटिन्यू इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंटली जो आपका साइकिल होगा, पीरियड होगा, उसके बाद आइसोलेशन को मॉनिटर करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर एप्लीकेबल होगा तो जेपी को आपका जो आईएसओ है ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाएगा। तो इस तरह हम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग, जो आइसोलेशन लॉन्ग टाइम के लिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रही हैं, उनको मॉनिटर करके इंश्योर करेंगे। सैंक्शन टू टेस्ट STT, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट। Elements of an isolation scheme may need to be temporarily reversed to confirm that work stages have been correctly completed। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी हमें आइसोलेशन को टेम्परेरी बाईपास करना पड़ता है, हमें आइसोलेशन को रिमूव करना पड़ता है, हमें एनर्जी सोर्स को रीस्टोर करना पड़ता है, हमें उस इक्विपमेंट के साथ पार्टिकुलर जो टाइप ऑफ एनर्जी है उसको रीस्टोर करके चेक करना पड़ता है कि हमारे पास जो वर्क स्टेज थी प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इलेक्ट्रिक आइसोलेशन को रिमूव करके इलेक्ट्रिक पार्टिकल इक्विपमेंट को चेक करना ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी, तो इसके लिए हमें स्पेशल सर्टिफिकेट STT या सैंक्शन टू टेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर हम किसी पाइपलाइन पे फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, हॉट टैपिंग एक्टिविटी थी, तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने अपने जो प्रॉपर पाइपलाइन थी जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ था, आइसोलेट किया हुआ था, टेम्परेरी आइसोलेशन निकाल कर उसका लीक टेस्ट कर सकते हैं, उसको प्रेशर गेज लगाकर प्रेशर नोट डाउन चेक कर सकते हैं, उसकी न्यूमेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। Sanction to test is required at the intermediate stage of the work activity involving function check and or pre-start check। तो STT सर्टिफिकेट हमें उन तमाम कंडीशन में चाहिए होगा जिसमें हम वर्क कंप्लीशन से पहले उसके जो तमाम स्टेजेस हैं या फंक्शन चेक या प्री स्टार्ट जो है टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने प्रॉपरली जो आइसोलेशन सर्टिफिकेशन है उसको क्लोज़ करके कंट्रोल AA को नहीं दे दिए, लेकिन हमने वो तमाम जो इक्विपमेंट थे उनकी इंटीग्रिटी, उनकी टेस्टिंग या प्री स्टार्टअप चेक करना है। तो उस पर्पज़ के लिए हमें एनर्जी को आइसोलेशन रिमूव करके एनर्जी रीस्टोर करनी है।
मीन टू से हमें वर्क इन प्रोग्रेस के दौरान कोई भी टाइप या सोर्स ऑफ एनर्जी को रीस्टोर करना है। हमने अपनी आइसोलेशन वो मैकेनिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल हो सकती है, उसे टेम्परेरी तौर पर रिमूव करना है, बाईपास करना है। तो उसके लिए हमें एसटीटी या सैंक्शन टू टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डी आइसोलेशन प्रोसेस, जब हमने कोई भी आइसोलेशन को डी आइसोलेशन करना है तो वो उससे पहले एरिया अथॉरिटी या डबल ए से आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट पे अप्रूव्ड होनी चाहिए। वंस ऑल प्रिपरेशन ऑफ reinstatement have been completed and readiness of the plant for commissioning confirmed। अगर हम सिंगल इक्विपमेंट की बात करें तो जब हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर्ली बॉक्स अप हो चुका होता है, QC से सब चीज़ें वेरीफाइड अप्रूव्ड हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद हम उस पार्टिकल इक्विपमेंट की डीआइसोलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पूरे प्लांट की, पूरे यूनिट की, तो जब प्लांट एंड यूनिट के तमाम इक्विपमेंट्स वेरीफाइड बॉक्स अप तो सब कुछ रेडी होते हैं, उनकी इंडिविजुअल आइसोलेशन रिमूव हो चुकी होती हैं, तो हमें बैटरी लिमिट से रिमूव करने से पहले, डीकमिशनिंग प्लांट स्टार्ट करने से पहले तमाम चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं। द आइसोलेशन ऑपरेटर ISO शैल रिमूव द आइसोलेशंस अकॉर्डिंग टू द डी आइसोलेशन सीक्वेंस एज स्पेसिफाइड इन द आइसोलेशन सर्टिफिकेट। तो डी आइसोलेशन करने के लिए जैसे हमने प्लानिंग फेज़ के बाद आइसोलेशन सीक्वेंस अप्रूव करवाया था, इसी तरह डी आइसोलेशन सीक्वेंस भी अप्रूव करवाना पड़ेगा और एज़ पर एग्रीड डी आइसोलेशन प्रोसीजर इन प्रेजेंस ऑफ ISO हमें तमाम आइसोलेशन को रिमूव करना होगा। कुछ आइसोलेशन हमारे एक स्पेसिफिक परमिट के अंदर ऐड हो सकती हैं, हमें सिंपली उसके ISO से उसको डी आइसोलेट करवाना है, लेकिन फॉर सर्टन डी आइसोलेशंस अ सेपरेट PTW में बी रिक्वायर्ड। हमारे पास कोई बड़ा ब्लाइंड था, हमें क्रेन वहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए, हमारे पास बैटरी लिमिट की डी आइसोलेशन है, हमने कहीं पे प्रोसेस वॉल इंसर्ट किया था, उसके ब्लाइंड रिमूव करके वॉल इंसर्ट करना है, तो इस तमाम चीज़ों के लिए हमें डी आइसोलेशन के लिए सेपरेट परमिट रिक्वायर्ड होगा। एक्सटेंडेड पीरियड आइसोलेशन, isolation which are required to remain in place although no work is being carried out within the isolation boundary and may be required the following three main reason। कोई भी ऐसी आइसोलेशन जो कि इन प्लेस है, इवन वहाँ पे काम नहीं चल रहा या उस आइसोलेशन के आगे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, तो हमारे पास तीन मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें वो आइसोलेशन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मेंटेन करनी पड़ेंगी, इंश्योर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली रीज़न हो सकती है द टास्क हैज़ बीन कमेंस्ड बट इज सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंडिंग एंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द परमिट। हमने कुछ काम परफॉर्म किया लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने उस काम को एक लॉन्ग टर्म के लिए परमिट सस्पेंड होने की वजह से सस्पेंड कर दिया, काम को होल्ड कर दिया, और उसकी जो वैलिडिटी टाइम थी परमिट की एक्सटेंड करके काम को नेक्स्ट फेज़ में लेके गए हैं, तो उस लिए हमें आइसोलेशन भी वहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए वेरीफाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बट इज़ वेटिंग फॉर कमिशनिंग और स्टार्टअप। हमारा इक्विपमेंट में कुछ एलिमेंट, कुछ आइटम चेंज हो चुका है लेकिन उसकी कमिशनिंग की गो एड नहीं मिल रही, इंस्पेक्शन उसका अभी वैलिड नहीं हुआ, इंस्पेक्शन ड्यू है, जिसकी वजह से हमने आइसोलेशन रिमूव नहीं की। थर्ड चीज़ आती है एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट बिकम्स रिटेंडेंट एंड इज़ टू बी आइसोलेटेड पेंडिंग एन MOC टू रिमूव इट। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट का ऐसा आइटम था जो कि बहुत पुराना हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, हमारे पास रिटेंडेंट हो चुका है, और उसको चेंज करने के लिए हमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज की रिक्वेस्ट है, हमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए हमने अभी तक आइसोलेशन रिमूव नहीं की, आइसोलेशन को एक्सटेंडेड पीरियड में लेकर जाएंगे। डी आइसोलेशन एंड एक्सटेंडेड पीरियड आइसोलेशन, इसमें हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, रिकमिशनिंग रिक्वायर्स इक्विवेलेंट कंट्रोल टू दोज यूज्ड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आइसोलेशन। इसका मतलब कि जब हमने आइसोलेशन करनी थी तो हमारे पास जो जो कंसर्न पार्टीज थी, डी आइसोलेशन के लिए तमाम के लिए रेलिवेंट अथराइज कंट्रोल पूरा होना चाहिए। कोई भी अगर आदमी कोई भी इन्वॉल्व पार्टी काम कर रही है, हम उसके काम ख़त्म होने से पहले कोई भी आइसोलेशन डी आइसोलेट नहीं कर सकते, री कमिशनिंग नहीं कर सकते। कंट्रोल शुड इंक्लूड अ चेक ऑफ ऑल क्रॉस रेफरेंस परमिट्स इन्फोर्स दैट देयर रिलेटेड आइसोलेशन। हमने डी आइसोलेशन करने से पहले उस आइसोलेशन के अकॉर्डिंग जितने परमिट इशू हुए हैं, जितने ICC सर्टिफिकेट उस आइसोलेशन के रेलिवेंट होंगे, तमाम परमिट्स की क्लोज होने को इंश्योर करना है।
तमाम रेलिवेंट जो आइसोलेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनकी क्लोजर का वेरिफिकेशन के बाद ही हम मेन आइसोलेशन को डी आइसोलेट करने के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर reinstatement of plant and equipment to its operation, state each PTWO or approved task referenced on the isolation certificate shall be closed out by JP, PI and signed off as a closed and safe to de-isolate by the area authority। क्या होता है कि जब हमने किसी एरिया में शट डाउन करना है, हमने बैटरी लिमिट को आइसोलेट किया था। बैटरी लिमिट आइसोलेट करने के बाद मल्टीपल इक्विपमेंट हमने अंदर आइसोलेट करके काम स्टार्ट किया। बैटरी लिमिट के आगे हमारा जो यूनिट है वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या इवन 3-4 जोन में डिवाइड हो सकता है। हर क्रू को एक पार्टिकल इक्विपमेंट मिलेंगे। कुछ क्रू वहाँ पे वॉल रिप्लेसमेंट करेगा, कुछ पाइपिंग का काम करेगा, कुछ एक्सचेंजर का काम करेगा। तो हमने इंश्योर करना है कि जब हमने बैटरी लिमिट डी आइसोलेट करनी है उस टाइम पे जितने भी आगे लिंक्ड इक्विपमेंट्स हैं तमाम के परमिट क्लोज हो चुके हों, तमाम के इंडिविजुअल आइसोलेशन सर्टिफिकेट JP, PI और एरिया अथॉरिटी से क्लोज हो चुके हों। इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई इंश्योर करने के बाद हम लोग अपनी बैटरी लिमिट की डी आइसोलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना